सीडीएस 2025 के पेपर नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे इसके अंदर। पार्ट 1 में मैंने शुरुआत के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करा दिए थे। अब हम आगे के 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये सीडीएस का पहला पेपर है, साल में 2 पेपर होते हैं इसके। तो ये पहला है जीके का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि आईन अकबरी में इंडियन साइंस की कौन से पार्ट को प्रिस्क्राइब किया गया था। तो आयुर्वेद, व्याकरण, गणित या ज्योतिष। तो गणित को आईने अकबरी में मेंशन किया गया है, बाकी की किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया है। जिसमें से आयुर्वेद जो है वो हमारा एंशियंट साइंस है, आईने अकबरी में इसका कोई जिक्र नहीं है। व्याकरण स्पेशली संस्कृत ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसका भी कोई मेंशन नहीं है। ज्योतिष, इसका भी कोई मेंशन नहीं है। ज्योतिष माने एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। नाउ अब हम बात करते हैं कि यूरोपियंस ने अपने वॉरफेयर में किस आर्म का कैसे यूज किया था। तो जो ये लोग यूज करते थे ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लिंट लॉक मस्केट जो थे ये विंटर वेदर यानी कि वेट वेदर वगैरह में भी वर्क कर सकते थे क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बेसिकली होता क्या था, गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। और गन पाउडर आपका ठीक से काम करे तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि वो ड्राई ही रहे, ना कि वो वेट हो जाए। तो हैवी रेन या हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशंस में वो रिलायबल नहीं होता था। फिर बाद में इसमें बेनट ऐड कर दिया गया था, जिस बेसिकली क्या होता था, शार्प सा एक ऑब्जेक्ट था जो ऊपर की तरफ ये लोग फिट कर देते थे इसके अंदर। तो इससे इन्होंने बोला कि क्या जो आपका मस्केट है वो इफेक्टिव और डेंजरस वेपन बन गया। तो बिल्कुल करेक्ट है। बेसिकली हुआ क्या था, बेनॉट ऐड करने के बाद इसके अंदर ड्यूअल पर्पस का काम होने लगा था। ये एक स्वॉर्ड का काम भी कर देता था और एक फायर आर्म की तरह भी काम कर देता था। फिर उसका थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि द रॉथ आयरन कैनन बैरल्स वर इजी टू मूव एंड मूव। ठीक है, तो गलत है। ये बहुत ज्यादा हैवी होते थे, इसीलिए इन्हें ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं था। नाउ द 43rd क्वेश्चन बोला है कि कात्यायन कौन से पीरियड को बिलोंग करते थे। जिसमें कि पाणिनि और पतंजलि का टाइम पीरियड के बारे में बोला गया कि ये पाणिनि के कंटेम्पररी कंटेम्पररी यानी कि साथ के या फिर पतंजलि के साथ के थे, या इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में ये थे, या इनके बाद थे। तो पाणिनि के बारे में आप थोड़ा सा जान लो। पाणिनि जो थे वो 5th और 4th सेंचुरी बीसीई में संस्कृत ग्रामर के स्कॉलर थे। इन्होंने ही अष्टध्यायी लिखी थी। कात्यायन जो थे वो इनके बाद आए थे। कात्यायन ने क्या ना वर्तिकाज लिखी थी। वर्तिका क्या थी, अष्टध्यायी का ही एक और एक्सप्लेनेशन थी। पतंजलि वो 2nd सेंचुरी बीसीई में आए थे, कि कात्यायन के बाद आए थे। इन्होंने महाभाष्य कंपोज करी थी। महाभाष्य में पाणिनि और कात्यायन दोनों की बुक्स यानी कि अष्टाध्याय और वर्तिका के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं इन्हें अरेंज करूं तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका है कि ऋग्वेदिक गॉड गॉडेस में किस गॉडेस के बारे में करेक्टली बोला गया है। तो अगर मैं बात करूं उषा, तो उषा जो थी वो रिप्रेजेंट करती थी आपकी गॉडेस ऑफ डॉन। दो चीजें होती हैं, डॉन और डस्क। सुबह का जो एकदम सूरज उगने वाला टाइम होता है वो होता है डॉन। और रात को बेसिकली शाम में सूरज जो छिपने का टाइम होता है, दिन छिपने का टाइम होता है, उसे हम कहते हैं डस्क। तो जो गॉडेस ऑफ डॉन थी वो थी उषा, ना कि सिकनेस की गॉडेस थी ये। सिनी वाली जो थी वो आपकी, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दी गई है। ये चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेसिकली फर्टिलिटी को, प्रोजेनी अच्छी और सेफ हो आपकी आगे, उसकी गॉडेस थी। अदिति जो थी वो गॉडेस ऑफ डॉन नहीं थी, ये मदर ऑफ आदित्यास थी। बेसिकली जितने भी गॉड आपके होते थे ना उस टाइम जो सोलर से रिलेटेड होते थे, ये उनकी मदर गॉडेस के तरह देखी जाती थी। राका जो थी वो गॉडेस ऑफ स्पीच नहीं थी। राका जो थी आपकी बेसिकली, ये आपकी फर्टिलिटी, प्रोस्पेरिटी की गॉडेस और फुल मून की गॉडेस मानी जाती थी। बेसिकली जो गॉडेस ऑफ स्पीच थी वो आपकी थी वाक।
फिर है आपका गॉडेस हरिति, बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति के बारे में। तो सबसे पहले एक स्टोरी जान लो, वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मानते क्या थे कि हरिति जो थी वो एक यक्षी थी, ठीक? बच्चों को उठा के ले जाती थी और मार देती थी। लेकिन जैसे ही ये बुद्धा के शरण में आई, बुद्धा ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर ये एक तरीके से ऐसी गॉडेस बन गई जो मदर्स का पेन समझती थी और बच्चों को ब्लेसिंग्स देती थी। ठीक? तो इसी का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपने स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता चल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसे कन्वर्ट कर दिया था बुद्धा ने ब्लड थर्स्टी यक्षी से बेनेवलेंट मैटरनल फिगर में। ठीक। बाकी फीमेल पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम जो थी वो आपकी रज्म परमिता को माना जाता था, ना कि हरिति को। प्रोटेक्शन ऑफ 8 ग्रेट फियर्स के लिए तारा, बुद्धिस्ट गॉडेस एंड तारा, उनको माना जाता है। और वॉरियर गॉड ऑफ डॉन तो हमने पीछे पढ़ा ही, हिंदू गॉडेस उषा। अब है अपार ब्रह्म्स। अपार ब्रह्म्स एक तरीके की भाषा थी जो कि आपकी पाली, प्राकृत, संस्कृत वगैरह के बाद आई थी। बेसिकली जब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था ना आपका, कि भाई संस्कृत वगैरह जो थी वो लेटर ऑन थोड़ी कम बोली जाने लगी थी, अब आम भाषा आने लगी थी। तो अपार ब्रह्म्स को बोला जाता है ये आम भाषाओं की जननी है, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, इन सब चीजों की। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6th सेंचुरी के टाइम पे ये आई थी, और वर्नाकुलर जो थी ना, मिक्सचर ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज के तौर पे आई थी, जिसमें प्राकृत और संस्कृत का टच भी हमें देखने के लिए मिल जाता था। अब है जैन विलासा जो थे, है ना। जैन विलासा बेसिकली हिस्ट्री थी कश्मीर के रूलर्स की, जो जैनुल अब्दीन के टाइम पे लिखी गई थी। ये किसने लिखी थी? तो जॉन राजा नाम के एक स्कॉलर थे, जो कि जैन उल अब्दीन के कोर्ट हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने ये लिखी थी। ठीक है। और एक तरीके से कहा जाता है कि राज तरंगिणी जो कल्हाना ने लिखी थी, ये उसी का कंटिन्यूएशन था। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जॉन राजा। 48 क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, आर्ट, म्यूजिक और एनिमल्स के बारे में अपनी कौन सी बुक में एक्सप्लेन किया है? तो नूर सिफिर नाम की एक किताब लिखी थी आपकी अमीर खुसरो ने। ये है अमीर खुसरो। इन्होंने क्या किया था, अपनी एक किताब लिखी थी नूर सिफिर, जिसका मतलब होता था 9 हेवेंस। इसमें इन्होंने इंडिया की कल्चर, इंडिया के प्लेजेंट क्लाइमेट, फ्लोरा फौना की बहुत तारीफ करी थी। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। आज ही खुरसवी, ये एक तरीके का लिटरेरी प्रॉज है। दीवान लाली खिजर खानी, ये रोमांटिक एक तरीके की बुक है। और खैजान उल फतह, इसमें क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो विक्ट्रीज थी ना, उनके बारे में लिखा गया था। अब देखते हैं 49 क्वेश्चन। इन्होंने बोला है कि 18th सेंचुरी में बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य ने क्या लिखा था? तो रामेश्वरम भट्टाचार्य जो थे वो बंगाली पोएट थे 18th सेंचुरी के। विद्या सुंदर नाम की रोमांटिक नैरेटिव पोयम लिखी थी उन्होंने, जिसके अंदर आपका प्रिंस विद्या और प्रिंसेस सुंदरी के रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। धर्म मंगल जो था वो आपका मालविका ट्रेडिशन से रिलेटेड था। शिवासन कीर्तन जो था वो डिवोशनल लिटरेचर था। मानसिम्हा ये एक हिस्टोरिक या हीरोइक थीम्स। 50 क्वेश्चन। इन्होंने 50 क्वेश्चन में पूछा है कि अशोक के एम्पायर में से इन चारों में से कौन सा रीजन नहीं आता था? तो कश्मीर वैली तक आपका अशोक का इन्फ्लुएंस नहीं था। कल्चरल इन्फ्लुएंस था, बट पॉलिटिकली ये आपके मॉडर्न एम्पायर से बाहर था। ठीक। बाकी ब्रह्मपुत्र वैली के एविडेंस मिलते हैं, बलूचिस्तान के भी मिलते हैं, आपका कांदाहार इंस्क्रिप्शन है वहां से मिलते हैं। और नर्दर्न बंगाल जो था वो भी आपका फॉरेन टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट साइंस। आपने देखा पहले भी साइंस के हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं, फिर से साइंस का क्वेश्चन है। साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीडीएस एग्जाम। रिमेंबर 9th और क्लास 10th की साइंस करनी ही करनी है आपको। मैं भी एक साइंस की सीरीज लेके आऊंगी जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को पढ़ाऊंगी, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो उस क्वेश्चन है आइसोबार्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर, है इसका आंसर। जो आइसोबार्स होते हैं ना उसमें सेम मास नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो आर्गन 40 और कैल्शियम
40। फिर है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, इन्होंने बोला कि क्या चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो रदरफोर्ड ने ना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने ये बताया था कि सेंटर में ना एक बहुत ही डेंस स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कुछ प्रेजेंट है, जो कि बाकी सारे आपके रेज को वापस भेज रहा है, और जहाँ जो जो उससे टकरा रही हैं। और इससे क्या है कि कंपैरिजन भी कर लिया था इसने एटम्स का और बाकी के न्यूक्लियर के साइज से। जो न्यूक्लियस था ना, ये भी बता दिया था इन्होंने कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। बस ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे है। मतलब क्योंकि इनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो एक टाइम स्पाइरल में घूम घूम के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता, जो कि सच नहीं है। बाद में बोहर आए थे, बोहर ने फिर इस बात को अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने मॉडल से बताया था। नाउ इसमें बोला गया है कि एक एटॉमिक नंबर है, ठीक, जिस जो है 11। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट नेम, सिंबल और वैलेंसी क्या होगी। तो 11 जो है ना, वो आपका सोडियम का होता है, और सोडियम आपका ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और इसको एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब ये पूछा है कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाते वक्त आपका कौन सा गैस यूज करते हैं। तो अगर हमें पता है तो हम सॉफ्ट ड्रिंक को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे यहाँ पे। और आपने कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल ओपन करी होगी, तो आपने वहां भी नोटिस किया होगा कि फिज करके एक साउंड आती है जैसे ही बॉटल ओपन करो। वो CO2 की वजह से ही आती है। बाकी के गैसेस को भी एक बार देख लेते हैं। तो आपका NH3 यानी कि अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है, ये रेफ्रिजरेशन और फर्टिलाइजर्स में यूज करी जाती है। फॉस्फाइन PH3 ये पॉइजनस गैस है, ये आपके फ्यूमिजेंट के तौर पे यूज करते हैं हम। और फिर आपका COCl2 फॉस्फेजेन, ये आपकी बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, इसको केमिकल वॉरफेयर के टाइम पे यूज किया जाता है। नाउ अब बोला है कि इनमें से किसको हम कैल्स आपका कंपाउंड मानते हैं। तो कंपाउंड की परिभाषा समझनी यहाँ जरूरी है। कंपाउंड जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, जब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंपाउंड होते हैं आपके केमिकली एक फिक्स्ड रेशो में, ठीक है। तो इसलिए आंसर है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किस चीज की डिस्कवरी करी थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने बताया ना अपने एक्सपेरिमेंट से कि सेंटर में एक स्मॉल डेंस या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसे बाद में हमने चल के क्या कहा, न्यूक्लियस। तो इन्होंने इसी चीज की डिस्कवरी करी थी। फिर आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें, तो जे थॉमसन ने इसे अपने पुडिंग मॉडल, जिसे वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, उससे डिस्कवरी करी थी। प्रोटॉन को लेटर ऑन डिस्कवरी की गई थी न्यूक्लियर स्टडीज के थ्रू। और फिर न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। नाउ 57th क्वेश्चन है कि मेटलॉइड के बारे में बताना है। तो मेटलॉइड समझना जरूरी है कि मेटलॉइड्स होते क्या हैं आखिरकार। तो मेटलॉइड जो होते हैं ना आपके, बोथ मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, ठीक। और जिसके दो क्लासिक एग्जांपल हैं आपके, एक तो जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। तो हमारे ऑप्शंस में जर्मेनियम दिया है, तो हम जर्मेनियम को ही टिक करेंगे, ठीक। और बाकी के ऑप्शंस को हम टिक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कोक जो है वो एक कार्बन से बनी हुई ड्रिंक है, वो हमने देखी थी, नॉन मेटल में आता है। आयोडीन एक हैलोजन है हमारा, ये भी नॉन मेटल में आता है। और शुगर हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी आपका लेकिन नॉन मेटल में आता है। नाउ आपका बोला है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने किस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था। तो बाकी की तीन चीजें, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन किया था, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन किया था। और डाल्टन्स की एटॉमिक बाकी चीजों के बारे में क्या कहती थी, वो कहते थे कि एटम जो है वो इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स हैं। और फिर उसके बाद आपका एटम जो है वो गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगे, और कंपाउंड जो है फॉर्म कर रहे हैं एटम के, वो सिंपल होल नंबर के रेशोज में होंगे। लेकिन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डाल्टन्स ने जानकारी नहीं दी थी। और डाल्टन्स ने कब दी अपनी एटॉमिक थ्योरी, तो 1808 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट लुईस एसिड।
तो लुईस एसिड को समझना ज़रूरी है। बेसिकली आपके वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। अब आप खुद ही सोचो, इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? जिसके पास कुछ कमी होगी, है ना? तभी तो वो चाहेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन आए। तो हमारे 3 कंपाउंड्स AlCl3, CO3+, BF3, इन तीनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो ये सभी के सभी ऑयल आर लुईस एसिड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जिसमें इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है इन स्पीशीज में आपको उसके बारे में बताना है। तो आप सबसे पहले देखो H2+, तो हाइड्रोजन पे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक प्लस चार्ज है तो एक चला गया तो एक ही बचा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास भी। और O2+, वैसे O का आपका 8 होता है, 2 हैं तो 16 हो गए। अब प्लस है तो 16 में से एक माइनस कर दो, तो आपका क्या होगा? 15 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जब प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो सही आंसर है हमारा 1 2 2 15, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें इन्होंने कहा है कि आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, उसके बारे में बताना है। तो शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स डिक्रीज सब्सटेंशियली। नो, दिस इज इनकरेक्ट। बेसिकली हमारा जो शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स है और इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंक्रीज हुआ था, ना कि डिक्रीज हुआ था। फिर है शेयर ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इंक्रीज। जी नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ था, वो हमारा डिक्लाइन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2। अभी हम 62nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में पूछा है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक मल्टीलैटरल ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको बैंक फॉर इंटरमीडिएट सेटलमेंट इनोवेशन हब ने लेड किया है। बेसिकली ये करने क्या वाले हैं? ये आपके डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को आपका कनेक्ट करेंगे अक्रॉस कंट्रीज, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी इजीली, इंस्टेंटली, चीपली और एफिशिएंटली हो पाए। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कि हम हाउसिंग को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स में हम गुड्स और सर्विसेज के बेसिस में चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। इसके अंदर हमारा हाउसिंग जो है वो एक सर्विस की तरह आता है। ठीक है, तो हम इसको कोर इन्फ्लेशन का पार्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में हम आपके फूड और फ्यूल, ये दो प्राइस, जो दो चीजें होती है ना, इनके प्राइसेस को नहीं इंक्लूड करते हैं। एंड द रीजन इज ये बहुत वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, तो इस वजह से हम इनको हटा। ठीक, बाकी आप बात करें तो कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में हम ड्यूरेबल गुड्स है ना, जिनकी कुछ शेल्फ लाइफ है अपनी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनको इंक्लूड करते हैं। कोर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में क्लोथिंग और टॉयलेटरीज, ये तो क्योंकि काफी काफी समय चल जाते हैं। और फिर उसके बाद आपके कोर कैपिटल गुड्स में मशीनरी इक्विपमेंट्स, इनको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कोर कैपिटल गुड्स जो होते हैं जिसमें इक्विपमेंट्स आपका सीपीआई का पार्ट नहीं होते। नाउ अब इन्होंने बोला है कि इनमें से किसने अपना फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में ओपन किया था। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बैंगलोर में ओपन किया था 1985 में। और इसी ने हमारी शुरुआत करी इंडिया में R&D, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज की एक अच्छी जर्नी। ठीक है, अब हम 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें मैचिंग दी हुई है हमें। जिसमें बोला है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग के काम आता है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये पेयर एकदम करेक्ट है। वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सोल्यूशन, ये वाला पेयर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये डेटाबेस और जीबीसी रिलेटेड ट्रेड नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये आपका ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ डेटा के बारे में हमें जानकारी देता है। फिर आते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है वो हमारा ट्रेड जो होता है, हमारा गुड्स और सर्विसेज और इनकम ट्रांसफर में जो 1 साल से कम के लिए होता है, उनके बारे में जानकारी देता है हमें, ना कि एफडीआई के बारे में। क्योंकि एफडीआई जो है हमारा वो लंबे टाइम के लिए आता है, 1 साल से ज्यादा के लिए आता है, तो इसे हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी पेयर इनकरेक्ट है। आंसर है हमारा 2 एंड। नाउ करेंसी डेप्रिसिएशन की बात करी गई है।
करेंसी डेप्रिसिएशन को समझ लीजिए। सबसे पहले होता क्या है, टाइम टू टाइम करेंसी आपकी डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट हो सकती है। एप्रिशिएट मतलब करेंसी मजबूत हुई है, डेप्रिशिएट मतलब कमजोर हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे हम देखें तो हमारा रूपी करेंसी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है पहले के मुकाबले। पहले $1 अराउंड 80 रुपीज का होता था, अब हम $1 को देखते हैं 90 के आसपास पहुंच गया है। तो हमारी क्या हुई है, करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। इस केस में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे इंक्रीज हो एक्सपोर्ट्स में, है ना? तो हम क्या करेंगे, बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट कॉस्ट। हम कहेंगे देखिए, पहले ना आप हमसे क्या करते थे कि 110 रुपए की चीज थी, है ना? तो हम आपको 110 में ही दिया करते थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, अब आपसे 110 रुपए की चीज आप हमसे 100 रुपए में ले लीजिए। ठीक, तो हमारा इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस कर दिया बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट प्राइस। जैसे उनके यहाँ पे कोई चीज $1 की है, $1 हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 90 रुपीज का है सपोज कीजिए। लेकिन हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हम आप फिर क्या करेंगे, 95 रुपीज का ले लेंगे, है ना? उनके यहाँ से उनके अकॉर्डिंग हमने कहा कि हम आपका इम्पोर्ट प्राइस रिड्यूस करते हैं, मतलब $1 में हमने थोड़ा उन्हें डिस्काउंट ऑफर कर दिया। ठीक, तो हमने उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, हम अपना इम्पोर्ट प्राइस जो है अपनी तरफ से कम कर लेते हैं। ठीक, तो आपके यहाँ से क्या करते हैं, हम ज्यादा सामान मंगा लेंगे। ठीक, तो हमने क्या करा, अपना इम्पोर्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू हमारे तो प्राइस बढ़ गया, हमने 95 रुपीज बोल दिया उन्हें, लेकिन उनके लिए तो ये चीज सही हो गई ना, उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है हमारी तरफ से, तो वो हमारा एक्सपोर्ट करेंगे ज्यादा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर वन ही करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब हम इंपोर्ट रिड्यूस कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट में इंक्रीज नहीं होगा। होगा क्या कि हमारे इंपोर्ट प्राइस रिड्यूस करने की वजह से हमें नुकसान हो रहा होगा, तो हम ये काम नहीं करेंगे। उनको तो अच्छा लग रहा है, वो तो मंगाएंगे मंगाएंगे, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं करेंगे वो काम। ठीक, अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें आपका कोर इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया, कोर इन्फ्लेशन आपका एक परसिस्टेंस अंडरलाइंग इन्फ्लेटरी प्रेशर, यानी कि मतलब लगातार एक अच्छी डिटेल मिलती रहे हम इन्फ्लेशन के बारे में, उसके काम आता है। इसमें हम वॉलेटाइल गुड्स को नहीं इंक्लूड करते, जैसे फूड और फ्यूल के प्राइसेस को, और आरबीआई जो होता है वो आपका इसको मॉनिटर करता है। ठीक, अभी ये जो है ना, ये वाली लाइन एकदम एग्जैक्ट ईपीएफओ में क्वेश्चन बन के आ गई थी 2025 के पेपर में, और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बाकी के पेपर्स के बच्चे भी इस वाले क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें, मतलब पूरा जो सीडीएस का पेपर मैं करा रही हूँ। Now, the question is about National Education Policy 2020, जिसमें इन्होंने बोला है कि पोषण भी और पढ़ाई भी, ये आपका कैसे होगा। तो पोषण भी और पढ़ाई भी एक तरीके का नेशनल मिशन है। ये आपका अलाइन करता है न्यूट्रिशन और अर्ली लर्निंग से, 6 साल से कम के बच्चों के लिए, जिसमें 3 से 6 साल के बच्चों का आपने कवर किया हुआ है। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं उनकी अर्ली लर्निंग, ताकि वो न्यूट्रिशन भी ले, अर्ली लर्निंग भी ले, इस बात पे फोकस कर रहे हैं। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ये एक अलग से एजुकेशनल रिफॉर्म आया है। विद्या प्रवेश जो है वो 3 महीने का एंट्री लेवल प्रोग्राम है क्लास 1 के बच्चों के लिए। और समग्र शिक्षा अभियान, ये तो अपने आप में ही एक अलग प्रोग्राम है, इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से रिलेशन नहीं है। नाउ हम फ्लेक्सी वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्लेक्सी वर्कर्स जो हैं आपके, वो वर्कर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म पे काम करते हैं, और ये एक तरीके के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बट स्टिल फॉर्मल वर्कफोर्स का पार्ट ये होते हैं। आईटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादातर आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। इनफॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉय हैं, वर्क करते हैं अर्बन एरियाज में, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। एग्रीकल्चर लेबर जो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। रेगुलर सैलरीड वर्कर्स भी इनके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट निष्ठा। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, निष्ठा के बारे में क्वेश्चन है। इसके अंदर हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं।
जिससे कि वो बच्चों के पेडागोगी, असेसमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करें, ना कि सिर्फ रॉट लर्निंग पे फोकस करें। ठीक, बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। विद्या प्रवेश हमने डिस्कस किया, 3 महीने का मंथली प्लान है, क्लास 1 के बच्चों के लिए एंट्री लेवल प्रोग्राम है। विद्यांजलि जो है वो आपका वॉलेंट्री एंगेजमेंट प्रोग्राम है स्कूल्स के लिए। और दीक्षा दीक्षा बेसिकली आपका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपके रिसोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं टीचर्स के लिए, ये अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट ब्लड प्रेशर मैनुअली मेजर करने के। हाइग्रोमीटर नाम की डिवाइस होती है, इससे हम मेजर करते हैं। जो आप डॉक्टर्स के यहाँ अगर विजिट किए होंगे तो आपने ज़रूर इस डिवाइस को नोटिस किया होगा। तो ये आपका बेसिकली 120 से लेके 80 mm ऑफ एचजी तक प्रेशर को देखता है कि 120 से ऊपर है अगर, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, और 180 से नीचे है तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। ठीक, इसमें क्या होता है आपका इन्फ्लेबल कप होता है, जिससे वो प्रेस करते हैं, प्रेशर गॉज होता है, ठीक है, मरकरी भरी होती है जिसके अंदर, और स्टेथोस्कोप लगाते हैं आपका हार्ट के पास। बाकी सेंट्रीफ्यूग आपका ब्लड को और बाकी के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के काम आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं हम, बायोमोलिक्यूल सेपरेट करते हैं डीएनए और प्रोटीन जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करके। और थर्मल साइक्लर में आपका पीसीआर ना यूज करा जाता है एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए को। नाउ मायोपिया, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें पास का तो ठीक दिखता है, ठीक, लेकिन वहीं दूर का आपको सही नहीं दिखता है। ठीक, अब आपका क्या है, इसके अंदर इमेज फॉर्म्स जो होती है ना रेटिना की, ठीक सामने ही बन जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा लेंस यूज किया जाता है इसको करेक्ट करने के लिए। बाकी फार साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। और कैटरैक्ट जो होती है जिसमें क्या होता है, क्लाउडी क्लाउडी बच जाता है आपके लेंस के पास, तो इसलिए धुंधला धुंधला दिखने लगता है। अब प्रेसबायोपिया होता है, जिसमें कि आपको दोनों ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों। ज़्यादातर ओल्ड एज में ये होता है। अब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो है वो रफ क्यों दिखती है? तो बेसिकली जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना हमारे उसमें, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। लेकिन वहीं जब राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो आपके उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी बात करें लाइसोसोम्स की, तो लाइसोसोम्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है। लाइसोसोम्स अपने आप में एक अलग से सेल ऑर्गेनेलीज है, जो सेल के सुसाइडल बैग का काम करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे ही कहते हैं आपका। ठीक, ये भी एक अलग आपकी सेल ऑर्गेनेली है। नाउ इट इज अबाउट थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बेसिकली ये पूछा गया है कि इसके अंदर एनिमल का कौन सा हार्मोन है, कौन सा मतलब प्लांट हार्मोन नहीं है, तो थायरॉक्सिन ही नहीं है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारे ह्यूमन बॉडीज में, वहाँ ये हार्मोन प्रेजेंट होता है। ठीक, बाकी जिबर्लिन्स है, वो प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ, स्टेम और एलोंगेशन के काम आता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो भी एक प्लांट हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के काम आता है। और ऑक्सिन जो है आपका एक प्लांट हार्मोन है, जो कि आपका सेल एलोंगेशन और एपिकल डोमिनेंस के काम आता है। ठीक है, नाउ 75th क्वेश्चन, हमने अर्लियर भी डिस्कशन किया था इसका ब्लड प्रेशर वाले क्वेश्चन में कि क्या होता है। तो आपका नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, 120 mm ऑफ एचजी। जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm ऑफ एचजी है, और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mm ऑफ एचडी। ठीक है, अब स्पॉन्ज कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो पॉलीफेरा से। ठीक है, मोस्टली मरीनिया होते हैं ये, और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। स्केलेटन जो है वो उसका स्पिकुलस यानी कि सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, प्लेथिहेमानाइथिस प्लेटवर्म्स होते हैं, इस वाले फाइलम से बिलोंग करते हैं। सिनेंड्रिया फाइलम से जेलीफिश और कॉरल्स होते हैं। और एनिलिडिया सेगमेंटेड वर्म्स जो होते हैं ना वो इसमें आते हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी साइंस की जल्दी ही सीरीज लेके आऊंगी, जिसमें जनरल साइंस कवर करवाऊंगी, तो आप वहां से पढ़ के इन सभी क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमसे पूछा है कि लैक्टोज किससे बने हैं, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इन दो से मिलके बनते हैं हमारे लैक्टोज, जिसे हम कॉमनली मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स में अक्सर ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली मिल्क में ही ज्यादा मिलता है। अभी ग्लूकोज केवल है,
तो उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, लैक्टोज नहीं कहते। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं आपके सुक्रोज। सुक्रोज और ग्लूकोज जो होते हैं वो ठीक है, वो भी एक अलग चीज है, क्योंकि सुक्रोज अपने आप में एक डाइएस्केराइड्स है, ठीक है, अलग सी चीज है। ठीक। अब फिर आते हैं हम एक ऐसे एंजाइम पे, ठीक, जो कैटेलाइज करता है सेम रिएक्शन को, लेकिन डिफरेंट अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन होता है। तो वो है आपके आइसो एंजाइम्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम्स होते हैं ये, कैटेलाइज करते हैं सेम बायोकेमिकल रिएक्शन को, लेकिन डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस होने के कारण, कॉम्पोजिशन होने के कारण ये थोड़े अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग होती है और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। आइसोटोप्स तो हमने वहां देखा ही, सेम आपके एलिमेंट के डिफरेंट मास नंबर। आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। और आपके कोएंजाइम्स क्या होते हैं? आपके नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ, कार्बन एटम जो प्रेजेंट होते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। पायरुवेट क्या होता है? आपका C3H4O3 होता है। तो इससे हमें सीधा पता चलता है कि कार्बन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? आपके 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। नाउ, ह्यूमन आई, ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई भी एक सेल फोटो रिसेप्टर का नहीं होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी कि रोड और कोन्स आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट करती है रेटिना में। तो नो विजुअल इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड देयर। सो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 2 का वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। आप इसको पूरा देख के अच्छे से समझना, और थर्ड पार्ट ही इसका जल्दी आएगा जहाँ मैं बाकी के नेक्स्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगी। फिर ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तब तक आप इसे अच्छे से देखें, समझें, और भी आगे आने वाली सीरीज है तो आप सब चीजों को देखते रहें। बाय बाय।